प्रायोन्स कौन करके आया? रेज योर हैंड। कौन करके आया? 2 दिन की छुट्टी है उसके बाद, ये नहीं कि 2 दिन होमवर्क कर ले। कौन करके आया? पहले किसी ने हैंड रेस किया था, आई रिमेम्बर। गीता भाग गई। कैलाशो ने करा है, वेरी गुड। कैलाशो ने करा है, विशाल ने करा है। विशाल नाम से कौन सी महिला ज्वाइंड है हमारे साथ? मैम तमन्ना। मैम मेरा नाम दिव्यांशी है। शगुन। कैलाशो का नाम दिव्यांशी है। मेरे को कैलाशो पसंद है, मैं तो ये बुलाऊंगी। कैलाशो किसका नाम है फिर? मैम मेरी दादी का। ओ, आंटी को ऐसे बुलाऊंगी तो बुरा लगेगा ना। मैम सॉरी यार, सॉरी टू यू दादी जी, पर नाम बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कैलाशो क्या हाल है? थैंक यू। पर देखना तुम्हारी दादी अगर चप्पल भेजे तो मैं छत पे ना जाऊं, बता देना मुझे। शगुन और प्रिया, ठीक है। बताओ भाई, प्रिया जी, दीक्षा, विशाल, तो बताओ प्रिया जी, वायरोइड्स क्या होते हैं? दीक्षा, वायरोइड्स क्या है? देख के बताना है होमवर्क। वायरस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को और इसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होती है। हाँ, गुड। ओके, कैलाशो जी बताइए, प्रायोन्स क्या होते हैं? मैम ये स्मॉल ए सेलुलर प्रोटीन विच इनफैक्ट कंपोज सिंगल प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता मैम, इसमें एब्सेंट होता है और ये मेनली ह्यूमन के ब्रेन में डिजीज करते हैं। वेरी गुड। अब ये हुई ना बात, ही बोला ना इसने, इसको सच में समझ में आया। देखो, प्रायोन्स जो है ह्यूमन पे इन्फेक्ट कर लेते हैं, जो वायराइड्स है वो प्लांट्स पे करते हैं, तो अपने को ज्यादा खतरा है प्रायोन से। प्रायोन्स में होता है क्या? प्रोटीन होता है बस, मतलब एक प्रोटीन दिमाग खराब कर सकता है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। वायराइड्स के अंदर मोस्टली आरएनएज होते हैं, राइट। और वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर बेसिकली स्ट्रक्चर जिनमें प्रोटीन का कोट होता है, साइड में प्रोटीन कोट होता है उसके, और सेंटर में जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है जी। तो ह्यूमन को डिजीजेस वायरसेस तो बहुत करते हैं, हमारे लिए घातक है। इसके अलावा प्रायोन्स भी ब्रेन इंसेफलोपैथी करते हैं। इंसेफलोपैथी इज लाइक एनी ब्रेन कंडीशन किसी पैथोजन की वजह से हो जाना। ठीक है, तो ये इनके बीच में बड़ा बेसिक सा फर्क था। इनमें से सबसे छोटे कौन से होते हैं साइज में? वायरस, प्रायोन्स या वायरस? मैम प्रायोन्स। हाँ, सबसे बड़े इनमें से वायरस है। ठीक है, वायरस के बाद आता है वायरोइड्स, और वायरोइड्स के बाद आता है प्रायोन्स। तो सबसे छोटू जो इसमें है वो प्रायोन्स है, जो जितना छोटा वो उतना खतरनाक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये 11 के चैप्टर से था। तो इसका डिफरेंस जहाँ पे आपने लिखा है उसको रखना अपने पास। वेरी गुड, हाथ नीचे कर लो बेटा, इसको अपने पास रखना, ये आपके काम आएगा नीट में। ठीक है, बाकी जिन्होंने होमवर्क नहीं करा उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम जिन्होंने साथ साथ कर लिया उन्होंने एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया ना। प्रिया, शगुन, बेटा हाथ नीचे कर ली। यार होमवर्क करके आया करो, मैं थोड़ा सा ही देती हूँ, वो भी नहीं करके आओगे तो तुम्हारा लॉस है, राइट। मैं बार बार नहीं बोलूंगी। ऑलराइट, सो कुछ नहीं। तो आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हम कर रहे थे, और आज हम करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ये टॉपिक ना हमारा 2 दिन चलेगा, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी में ये ढंग से दे नहीं रखा, और दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन के साथ आप ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हो, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। तो उसका ना एक एक्सपेरिमेंट है जिसको समझाने में मुझे लग जाएंगे 15-20 मिनट आराम से लगते हैं। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को समझने की। ठीक है मैम। बढ़िया। सबको दिख रही है? नो मैम। नो मैम। वही मैं कहूँ, मुझे भी नो मैम। नो मैम। अब दिख रही है? नो मैम। यस मैम, यस मैम। यस मैम। इस साइड आ जाना, बस मैं ठंडा लग रहा है, इस साइड आ जाना, इस साइड आ जाना। हाँ, ओके हो गई। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा प्रोसेस ना स्टेप वाइज दिया है। पहले मुझे बताओ, कल के नोट्स लिख लिए थे क्लास के? यो मैम। ठीक है, नोट साथ साथ लिखना, बनाने की फुर्सत नहीं मिलेगी ये चैप्टर की। आज के जो नोट्स है इसी में स्टेप वाइज लिखा है, 1 2 3 4। तो तुम्हें कैसे करने हैं आज के नोट्स? तुम लिखोगे डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद तुम उसके स्टेप्स लिखने स्टार्ट करोगे। स्टेप 1 लिखा और उसके नीचे उसका डायग्राम बनाया, स्टेप 2 लिखा उसके नीचे उसका डायग्राम बनाया। ठीक है, हम कल की क्लास का लिंक पहले वाला ही था। नहीं, अभी भेजा था मैम ने। हो गया सॉल्व? बहुत बढ़िया। चलो, तो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाए, ये बड़ी बात है।
एक क्लास में बहुत है, कोशिश करेंगे यहीं पे याद करके चले जाए जितना हो सकता है, ठीक है। सो तो हमारा मेन टारगेट क्या है, देखो हो सकता है तुम में से कोई नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई बीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई बीडीएस के लिए, किसी को वेटनरी में इंटरेस्ट है, और कोई अभी फिगर आउट कर रहा है उसको क्या करना है ना। हो सकता है अपनी फील्ड चेंज कर ले, आर्ट्स ले ले, नेवर नो, उसको आईएएस बनने में इंटरेस्ट आ जाए। तो अभी तो तुम फिगर आउट कर रहे हो, लेकिन हमारी जो क्लासेस है वो क्या ध्यान में लेके हो रही है कि जो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जो एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, उसका एम यही है कि हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट, एंट्रेंस टेस्ट। तो हम इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे 2024। विल ट्राई कि स्कूल के साथ ही हो जाए, और स्कूल के साथ होता है क्रैक अगर आप पढ़ते रहते हो तो। लेकिन आप छोटी छोटी चीजें नहीं करते हो, जैसे कि नोट्स नहीं बनाते हो तो तुम्हें दिक्कत होगी, जैसे कि एनसीईआरटी नहीं रीड करते हो तो तुम्हें दिक्कत होगी, जैसे कि होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि होमवर्क करते करते तुम्हें पता नहीं चलेगा, बहुत सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। वही होमवर्क दूंगी मैं तुम्हें, और क्या ही दूंगी, है ना। तो ये दो तीन चीजें आपको रखनी है। और फोर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बीइंग रेगुलर। देखो बीच में कभी कभार हो जाता है एब्सेंट होना, लेकिन ट्यूशन में रेगुलरली आ जाना, चाहे कहीं जाओ ना जाओ, ट्यूशन रेगुलर आ जाना, ठीक है। और तुम्हारे पास तो फोन में ट्यूशन है, तो यू कैन हैव एसिबिलिटी कि आप कहीं पर भी हो, आप वहां पे कर सकते हो अपनी क्लास, 1 घंटे के लिए साइड में बैठ सकते हो, राइट, करेक्ट। रोज रोज सिर्फ 2 आवर की क्लास होती है आई थिंक आपकी, इतनी होती है क्लासेस, 2 आवर्स की क्लास होती है ना। तो सोचो अगर 12th करते करते 2 आवर एक्स्ट्रा क्लास लगाने से तुम्हारा नीट निकल रहा है, तो इट्स अ गुड डील ना, अच्छी वाली डील है, right? और अगर आप चाहते हो कि आपको श्योर एमबीबीएस मिले, तो आपको लाने पड़ेंगे 600 से ऊपर मार्क्स, ठीक है। जिसके 600 से ऊपर आते हैं उसको फिर एमबीबीएस मिल जाती है कहीं से भी, गवर्नमेंट, राइट। तो आपको अगर और एग्जाम चाहिए जैसे आयुर्वेदिक वगैरह में जाने, तो मार्क्स वहाँ पे कम चल जाते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 350 प्लस लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। तो इतना मेंटेन करना है। और मजे की बात है कि अकेला बायोलॉजी कितने मार्क्स होल्ड करता है? 320। 320। आई डोंट थिंक सो। हाँ, तो मतलब कि नहीं पता ना तुम्हें, तो मतलब तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो जो टारगेट है ना उसको बार बार याद किया करो कि करना क्या है, अदरवाइज वो हाथ से निकल जाएगा, समझ आई? नाउ कैन यू सी दिस प्यारी सी छोटी सी? मैम। Her name is डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। इनका कोट था, आई वॉलंटियर माई सेल्फ एज वन। तो आपको पता है डॉक्टर आनंदीबाई जोशी कौन थी? नो मैम। द फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर। आपको पता है मेडिकल साइंसेस, आपने तो देखा ही है, मैंने जब आपको बताया था डीएनए की डिस्कवरी के बारे में, मैंने बताया था ना फीमेल्स को इतना प्रेफर नहीं करते थे। तो सोचो मेडिकल प्रोफेशन में सिर्फ मेल होते थे, फीमेल्स नहीं होती थी। तो ये पहली महिला डॉक्टर थी, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली महिला डॉक्टर थी, तो फर्स्ट टाइम कोई ऐसा था जो महिलाओं को डील कर रहा था, महिला होके। सोचो सिर्फ मेल डॉक्टर ही हो, हर चेकअप के लिए सिर्फ मेल के पास ही जाना होता होगा, राइट। लेकिन ये फर्स्ट फीमेल डॉक्टर थी, यानी एजुकेशन में कोई इतना आगे गया था। या तो इतनी छोटी सी है, उस टाइम पे एजुकेशन ऐसा नहीं था ना, 10th के बाद 12th करना होता है। अब आ रही है? यो मैम आ रही है। सबको आ रही है? तो कभी आपको अगर लॉस लगे, सो थिंक कि सोचो अगर इन्होंने कभी ऐसा किया ना होता, शायद उसके बाद इनके बाद जितने भी मेडिकल फीमेल्स आई होगी उनके लिए इंस्पिरेशन रही होगी ना आज, चाहे आपको इनके बारे में नहीं पता था। तो सोचो अगर इन्होंने स्टेप नहीं लिया होता तो चीजें चेंज ना हुई होती। तो आपका एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल एजुकेटेड होते हैं ना तो फैमिली अपराइज होती है, लेकिन जब फीमेल एजुकेटेड होती है ना, पूरी फैमिली एजुकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखा करो, और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। सिर्फ इतना करके हर रोज का 2 आवर की क्लास लगा के अगर नीट निकल रहा है तो इट्स नॉट अ बैड डील, इट्स अ वेरी गुड डील, है ना, राइट। और आपको लाइफ क्लास भी मिल रही है, आप उसकी फीस भी नहीं दे रहे हो, तो ये तो और अच्छी बात है ना। आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, हर किसी को नहीं मिलता। आपको पता है जो क्लासेस आप ले रहे हो, कितने सारे बच्चे हैं जब ये रिकॉर्डिंग अपलोड होती है तो वो यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो बेसिकली वो स्टूडेंट भी आपकी तरह है, पर वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए टेस्ट, तो आप लोगों को क्लासेस मिली। और क्योंकि एक क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं रख सकते, तो वो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो सोचो अब वो वेट करते हैं यूट्यूब पे लेक्चर डले, फिर वो रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इस टाइम वो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। अब वो क्लास में लाइव क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, ना व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते, क्योंकि वो तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना, कितने सारे बच्चे। तो तुम यू हैव अ प्रिविलेज, तो इस प्रिविलेज को यूटिलाइज किया करो, समझ आई?
तो अभी कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल डोग्मा का, जो धीरे धीरे तुम समझोगे, लेकिन सेंट्रल डोग्मा एक इंपॉर्टेंट है। तो तुमको याद है डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? कौन से ईयर में दिया था? मैम 1953। 1953 में, शाबाश, वेरी गुड बेटा। तो 1953 में दिया था। उसी टाइम वॉटसन एंड क्रिक को, स्पेशली क्रिक के दिमाग में ये बहुत क्लिक कर रहा था कि अब लोग यही पूछेंगे कि डीएनए अपने आप को डबल कैसे करता है, क्योंकि अगर एक स्किन का सेल है वो झड़ जाता है ना, और उससे 2 न्यू सेल जनरेट होते हैं, बेसिकली पुराना सेल मर जाता है, नए वाले आ जाते हैं, यही होता है, हम कहते हैं डेड स्किन बन गई है, वो ऐसे ही होता है। तो यानी कि इस सेल में जो डीएनए था वो अब न्यू सेल में आ गया। दैट मीन्स एक डीएनए ने 2 डीएनए बना दिए ना, तो डीएनए ने अपने आप को कॉपी किया। तो ऐसे कुछ प्रोसेसेस होते होंगे डीएनए के साथ, लोग पूछेंगे। तब जो क्रिक थे, देखो वॉटसन ने नहीं बताया था, ये क्रिक ने इंट्रोड्यूस किया था। तो क्रिक ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, जो नेचर में हर सेल के अंदर होता है, हर सेल इसको फॉलो करता है। तो सेंट्रल डोग्मा कहता क्या है? वो कहता है कि डीएनए से डीएनए की ही कॉपी बन जाए, डीएनए से डीएनए की कॉपी बने, तो हम उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको हमने आज पढ़ना है। ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बने, स्पेसिफिकली बोल लूं मैं मैसेंजर एमआरएनए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बने, क्योंकि अल्टीमेटली आरएनए से प्रोटीन बनना होता है हमारी बॉडी में, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी से सारे काम कराता है, तो आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ट्रांसलेशन। ये बार बार डायग्राम आता है लेबल करने के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, दिया था क्रिक ने। क्लियर? यो मैम। अब देखो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वायरसेस, जो क्या करते हैं कि ये वायरस है, लेट्स से दिस इज अ वायरस। मैं पूरी पिक्चर नहीं बना पाऊंगी क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसके अंदर आपको आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड दिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज एन एचआईवी वायरस। एचआईवी एड्स कॉज करता है ना, तो ये एचआईवी का वायरस है। अब इसके पास आरएनए है, तो ह्यूमन सेल के अंदर चला गया ना, दिस इज एन ह्यूमन सेल, ठीक है, ये ह्यूमन का सेल है। अब ह्यूमन के सेल के अंदर ये भेजेगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल ही, दैट इज आरएनए। लेकिन आरएनए किसी ह्यूमन के सेल के साथ क्या कर लेगा? ह्यूमन के सेल के पास तो पड़ा हुआ है कौन सा मटेरियल? डीएनए। तो वायरस क्या करता है? ह्यूमन जो अपने आरएनए को चेंज कर लेता है ह्यूमन सेल के डीएनए में, और फिर वो पूरी बॉडी को खराब करना स्टार्ट करता है। तो जब आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस हो जाए, वापिस हो गया ना ये प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये रिवर्स हुई है ना, इसलिए हम इसे बुलाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ आई बात? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये आपको किस में देखने को मिलेगी? इन सम वायरसेस। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, दैट इज एचआईवी वायरस। क्लियर? यो मैम। ठीक। मैम जो प्रियॉन्स होते हैं वो क्या डालती हैं जेनेटिक मटेरियल? उनमें तो सिर्फ प्रोटीन ही होता है। उनमें सिर्फ प्रोटीन इस तरीके से, एक्चुअली प्रोटीन की फोल्डिंग एक तरीके से होनी चाहिए, उनकी प्रोटीन की फोल्डिंग इतनी गलत तरीके से हो रही है कि वो कहीं पे भी जाके ब्रेन में ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब सोचो अगर तुम्हारा किसी का ब्रेन है और उसमें नॉर्मल सिग्नलिंग है और बीच बीच में जाके ऐसे कूड़ा इकट्ठा हो जाए, प्रोटीन कूड़े की तरह इकट्ठा हो जाता है, तो वो सिग्नलिंग नहीं सही से करने देता, तब बीमारी कॉज करता है। तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, बस वो जाके इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, यो मैम। चलो डन इतना। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है? कुछ भी खाना बनाने जा रहे हो, चीजें तो चाहिए होगी ना। वैसे डीएनए रेप्लिकेशन करने जा रहे हो तो पहले चीजें भी लिखनी पड़ेगी, तो लिख लो डीएनए ये प्रोटीन, या फिर मैं इसको सिंपली हेलिकेस लिख सकती हूँ। चलो बाद में लिख लेना, लिखने बैठोगे तो क्लास नहीं हो पाई आज है। तो पेज छोड़ दो प्रोसेस से पहले। थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, और 9 लाइंस छोड़ना एग्जैक्टली। हेलिकेस एक प्रोटीन चाहिए होगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन को मैं एसएसबीपी कहूंगी। टोपोआइसोमेरेजेस चाहिए होंगे, जो आपको होमवर्क में आपको करके लाना पड़ेगा, तब बताऊंगी। इसके बाद ये आरएनए प्राइमेज है, ठीक है, वो ना वहां गलत लिखा हुआ है, आरएनए प्राइमेज है ये, और ये है आरएनए प्राइमर। जब भी वर्ड एंड हो रहा है एएसई पे, इसका मतलब ये चीज क्या होगी? वेरी गुड। तो प्राइमेज एक एंजाइम है जो सिंथेसाइज करता है क्या? प्राइमर। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नी का क्वेश्चन है। ये क्या करता है? मेन फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इसके बिना हो नहीं सकती। किसके बिना नहीं हो सकती? डीएनए पॉलीमरेज 3 के बिना। बार बार आपको कंफ्यूज करेंगे 1 2 3 4 5 कौन सा?
3। डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले पढ़ा, उसमें 3 वाला करा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1 भी इसमें यूज होता है, लेकिन मेन एंजाइम 3 है, ये क्वेश्चन बनता है। डीएनए लाइगेज, लाइगेज इज जस्ट लाइक अ ग्लू, काम आएगी। और सेवरल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोसाइड बोला ना मैंने, तो मेरा मतलब है ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो अपने न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस के साथ लगी है, प्लस फॉस्फेट के ग्रुप होंगे। अब हम फॉस्फेट पढ़ते हैं ना, एक फॉस्फेट अटैच होता है कार्बन नंबर 5 से, तो यहाँ पे फॉस्फेट के ग्रुप आते हैं 3, हमेशा 3 के ग्रुप आते हैं, इसमें से एक अटैच होता है और 2 रिलीज हो जाते हैं बाहर, क्योंकि वो एनर्जी जनरेट करते हैं। कैसे वगैरह जब प्रोसेस करेंगे तब समझेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया हुआ कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। बस give me a second, ना। ओके चलो भाई, क्या एप्लीकेशन पढ़े। अगर तुम जीरोक्स कराने जाते हो, जीरोक्स का मतलब होता है फोटोकॉपी, तो फोटो कॉपी कराने जा रहे हैं, ठीक है हम लोग। देखो अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना तो तुम समझ तो आ जाएगा, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे, लेकिन उसके बाद तुम्हें इसको ना खुद से कर नहीं पाओगे जब पढ़ने बैठोगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो हम ना प्रोसेस ऐसे करेंगे कि मैं तुम्हें कंडीशंस बता दूंगी, तुम मुझे बताना क्या होगा। जब तुम मुझे बताओगे ना क्या होगा तो तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। तो तुमको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तो जो बच्चा भी लेटा हुआ था वो उठ जाए, ओके। ये तभी होगा, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं जितना तुम्हें प्रोसेस की तरफ भेज सकती हूँ, प्रोसेस तुम ही बताओगे कि आगे क्या होगा, तो सब एक्टिव हो जाओ, ओके। मिल के करेंगे इसको, लाइक एन एडल्ट। कॉलेज में ऐसा होता है कि टीचर आके सब पढ़ा के नहीं जाते, तो वहाँ पे कॉन्वर्जेशन होती है, वो एक टॉपिक रखते हैं, हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और ऐसे ऐसे करते टॉपिक कवर होता है। तो हम कॉलेज के तरीके से पढ़ेंगे इसे, ओके, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे, और एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में दे नहीं रखा। तो अगर तुम फोटोकॉपी कराने जाते हो, और ये 2 पेपर है, ठीक है, तो अगर मुझे इन 2 पेपर्स को फोटोकॉपी कराना है और मैंने तुमको दे दिया, मैंने दीक्षा तुम्हें दे दिया, तुम अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती निकल गई, फोटोकॉपी की मशीन है। अब अगर तुम्हें फोटोकॉपी कराना है दीक्षा दोनों पेजेस को, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ये दोनों पेजेस को ऐसे ही रख दोगी या कुछ चेंज करोगी। दोनों पेज चिपके हुए हैं एक दूसरे से, एक एक मतलब दोनों पेजेस को अलग करोगी। यो मैम। तो तुम एक पेज को अलग करोगी और उसको यहाँ रखोगी, फिर उसकी कॉपी निकल जाएगी, फिर दूसरे पेज को करोगी। सही बात है ना, दोनों पेजेस को अलग करना पड़ेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन अगर तुम करना चाहते हो, तो तुमको पता है ह्यूमन में डीएनए तो ऐसे रैप्ड होता है 2 चेन में। तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी तुम्हें, इसको अलग 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 करना पड़ेगा। दोनों चेन को अलग अलग करना पड़ेगा। तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की कॉपी बनाना, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप करना पड़ेगा उसको अलग, सही बात है। अच्छा, तो मैंने कहा फर्स्ट स्टेप मैं करूंगी उसको अलग, सेपरेट। सेपरेट करने के बाद जब तुमने उसको मशीन में रखा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें नई कॉपी बनानी है तो तुमको उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। अगर नई प्रिंट निकल कर आना है नए पेज पे, तो तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए। मशीन चाहिए तुम्हें उसे करने के लिए, पेपर चाहिए, और इंक चाहिए, इंक चाहिए, लाइट चाहिए, हाँ बिल्कुल लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है, एंड देयर आर सम फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड, राइट। यो मैम। चलो अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, पोलैरिटी यहाँ पर लिखी है मैंने, इसको अब हम लिटा देंगे, क्योंकि लिटा के इसको पढ़ना थोड़ा इजी होगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैं पूरे 2 स्ट्रैंड्स को अलग कर दूं और फिर एप्लीकेशन करूं, या बीच में से कहीं से अलग करूं। पूरे को 2 पेपर जुड़े हुए हैं, 2 पेपर जुड़े हुए हैं, तुम उसको पूरा एक दूसरे से अलग करो या उसको साइड साइड से अलग करो। क्या लगता है एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी। पूरा खोलने में। पूरा खोलने में एनर्जी ज्यादा लगेगी ना। सिमिलरली डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं,
हाइड्रोजन बॉन्ड। सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बड़ी मेहनत का काम है। तो ये क्या करता है, डीएनए के अंदर ऐसी साइट्स होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो मुझे बताओ ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये किनके बीच में बना हुआ है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस। दो ही ग्रुप होते थे, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो मुझे बताओ किस, ठीक है, तो अब मुझे बताओ किसको अलग करना आसान है, एडेनिन थाइमिन को या गुआनिन और साइटोसिन को? क्यों? डबल बॉन्ड है तो क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड बीच है। में सिंगल बॉन्ड है इसलिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड किसी में नहीं है। ठीक है, मैम गलती से बोल दिया। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब डीएनए में क्या होता है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस रिपीट होते रहते हैं। तो देयर विल बी अ साइट जहां पर तुमको ना ये स्ट्रैंड मिल जाएंगे जहाँ पे एडेनिन थाइमिन और भी होगा, गुआनिन साइटोसिन भी बीच में होगा, लेकिन एडेनिन थाइमिन बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो जहां पे ये बार बार रिपीट होंगे वो जगह थोड़ी वीक हो गई, तो डीएनए क्या करता है, यहाँ से ओपन हो जाता है और यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो जहां से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस साइट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, यो मैम। और इसी को हम ओरी भी बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ओरी से रिप्रेजेंट करा जाता है और ये वो साइट है जहां पर एडेनिन और थाइमिन के ग्रुप ज्यादा होंगे और यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब डीएनए अपने आप तो खुल नहीं सकता, राइट, तो किसी को बाहर से आके उसको खोलना पड़ेगा। मानते हो ना, कोई चीज तो बाहर से आएगी ना, अपने आप कैसे अलग हो जाएगा? ठीक है, तो अब इसको अलग करने के लिए एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम बुलाते हैं डीएनए हेलिकेस। तो डीएनए हेलिकेस आया और यहाँ लगा और इसने डीएनए के स्ट्रैंड को यहाँ से खोल दिया। समझ आई ये बात? यो मैम। ठीक है, अब ये वाली बात हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रही है? तो डीएनए पड़ा कहाँ पे है सेल के अंदर? न्यूक्लियस में। इन यूकैरियोटिक सेल इट इज हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। तो नीट का ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स में। हाँ, तो दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन ऑफ नीट कि डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है। ठीक है, यो मैम। जब भी डिफिकल्ट प्रोसेस करो ना, जैसे तुमने वो पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ऐसे प्रोसेसेस में ना हमेशा लोकेशन पे क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा इन प्रोसेसेस की लोकेशन जरूर लिखा करो। ठीक है, यो मैम। तो न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हुआ। फॉर डीएनए रेप्लिकेशन टू स्टार्ट, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट होना पड़ेगा ताकि उनकी कॉपिंग पॉसिबल हो पाए। ठीक है, ये तो तुमने मुझे बताया था, सही बात है? अब देखो, पोजीशन वेयर एडेनिन एंड थाइमिन इज फाउंड मोर, इट विल बी कॉल्ड ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, उसी को हम ओरी साइट कहेंगे। ये दूसरा नीट का क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? यो मैम। नाउ डीएनए ए प्रोटीन, कहीं कहीं डीएनए ए प्रोटीन लिखा होगा और कहीं कहीं इसी को हेलिकेस लिखा होगा, तो तुम घबराना नहीं। ठीक है, एक ही बात कह रहे हैं। डीएनए ए प्रोटीन और हेलिकेस प्रोटीन विल कम एंड ओपन द डीएनए स्ट्रैंड एट ओरी साइट। तो वो ओरी साइट जो ऐसे चिपकी हुई थी ना, वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा हेलिकेस मॉलिक्यूल। देखने से ग्रीन से बना रही हूँ, हेलिकेस मॉलिक्यूल आएगा और थोड़ी देर में देखो तुम्हें कैसे देखने को मिलेगा, इस साइड से ये ओपन हो जाएगा। ऐसे दिख रहा है कैसे ओपन हो गया, है ना? तो इतना ओपन हो गया है कि नाइट्रोजनस बेस ना एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो अब मैं इनकी कॉपीज बना सकती हूँ। ओके, याद रखना, while the rest of the DNA will still be helically coiled। देखो आसपास डीएनए देखोगे तो अभी तो हेलिकली कॉइल्ड ही है ना, राइट? तो ये वाला साइड हेलिकली कॉइल्ड है, बस बीच में वो खुल गया है। क्लियर इतना? तो देखो ये रहा मेरा डीएनए और ये है मेरा डीएनए ए प्रोटीन और हेलिकेस। क्लियर सबको? अब मुझे दिखाई दे रहा है, अब मुझे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से कि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस अलग अलग हो गया है ना। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रोकन है, करेक्ट? यो मैम। बहुत बढ़िया बात है। कॉपी बनानी है मुझे इनकी, ठीक है? यानी कि मुझे इसकी कॉपी भी बनानी है ऊपर वाले की और मुझे नीचे वाले की भी कॉपी बनानी है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, ये नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के पास आने की बहुत कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी नेचर है ना। तो ये पास ना आए उसके लिए आता है सेकेंड प्रोटीन। तो ये देखो पहला वाला मैंने लिख दिया डीएनए ए प्रोटीन, सेकेंड आता है एसएसबीपी। दीज आर नोन एज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो नाम सोच के मुझे बताओ ये कितने स्ट्रैंड से बाइंड होंगे, एक से या दोनों से? एक बारी में एक से बाइंड होंगे। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड से जाके बाइंड कर जाते हैं।
ठीक है, तो ये ए वाले स्ट्रैंड को बी वाले स्ट्रैंड से दूर रखेंगे, बी वाले स्ट्रैंड में भी ये बाइंड होंगे। क्लियर ये बात? यो मैम। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ऐसे समझो दो दोस्त है, इनको दूर कर दिया, और इनको दूर रखना है, इसके लिए कुछ लोगों ने इनको पकड़ भी लिया। जिन्होंने इसे पकड़ा है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, यो यो मैम। चलो चलो आगे चलते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? ना समझ आए तो आप लोग बता सकते हो, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले जो डीएनए था, पहले जो डीएनए में देख रही थी वो तो ऐसा था, लेकिन अब बीच में ऐसे ये गोला सा बन गया है ना। तो इस बड़े से एरिया को जहाँ पे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग है, इसको हम बुलाते हैं रेप्लिकेशन बबल, क्योंकि रेप्लिकेशन यहाँ पर स्टार्ट होगी। ओके, यो मैम। अब ये जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड है, ये पहले के स्ट्रैंड है ना, इनको देख के नई कॉपी बनेगी। तो जो पहले के स्ट्रैंड होते हैं और उनसे नई कॉपी बनती है, उन स्ट्रैंड्स को हम बुलाते हैं पेरेंट स्ट्रैंड्स। ओके, तो ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड कराएंगे। क्लियर? मैम। चलो अब देखो, टू स्टेबलाइज द रेप्लिकेशन बबल, अब देखो जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था, उसमें हमने देखा हेलिकेज आया पहले और उसने उसे खोल दिया, और ये जो खुले हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन बबल। और रेप्लिकेशन बबल को स्टेबल रहने के लिए कौन से प्रोटीन आके लगे हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, सो टू स्टेबलाइज द रेप्लिकेशन बबल सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन विल कम। वो आगे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होते हैं ईच पेरेंट स्ट्रैंड से, हर पेरेंट स्ट्रैंड से वो अटैच हुए, और उन्होंने इंश्योर करा कि रिकॉइलिंग ना हो जाए, मतलब दोनों स्ट्रैंड हेलिकली दोबारा से कॉइल ना हो। जब तक वो लगे तब तक नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? यो मैम। यो मैम। मैम जो डीएनए ए प्रोटीन है मतलब वो उसको प्रोटीन प्रोवाइड करता है? नहीं, उसकी नेचर है। डीएनए ए प्रोटीन का मतलब है वो खुद प्रोटीन से बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। यो मैम। ठीक है जी, हाँ क्लियर है बेटा आपको? तो पढ़ा ले कि यो मैम। पढ़ा रही हूँ, दिख गया आपकी तरफ। ठीक है जी, अब आओ, ये लो रेप्लिकेशन बगल सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए प्रोटीन बन गया। क्लियर है ना सबको? ये डायग्राम जरा अपनी कॉपी में बनाना, लेफ्ट साइड बनाना और राइट साइड पे जगह छोड़ना प्लीज। बनाओ जल्दी। डीएनए ए प्रोटीन और हेलिकेज सेम ही है कि अलग अलग है? एक्चुअली डिफरेंस तो है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सेम ही कंसीडर करोगे इसको। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का फर्क होता है, तुम्हें डिटेल में नहीं जाना, तो तुम्हारे लिए सेम है डीएनए ए प्रोटीन और हेलिकेज, कोई भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, यो मैम। तो हेलिकेज वो एंजाइम है जो हेलिक्स को खोलता है। ये डायग्राम लेफ्ट साइड पे बनाना और राइट पे जगह छोड़ना। एसएसबीपी की बताना फिर से। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, उसको ना बाद में लिख लियो बेटा, अभी शॉर्ट फॉर्म लिख ले, पीछे तो दे रखा है ना मैंने सारा। यो मैम। बना लिए सबने? यो मैम। ये बेटा अब देखो ना, डीएनए पॉली, अब देखो ध्यान से देखना इसे, कोई ना बाद में कट कर दूंगा। ये मेरा रेप्लिकेशन बबल बन गया। ओके, बहुत अच्छे से नहीं बना, चलो अच्छे से बनाते हैं। ये मेरा रेप्लिकेशन बबल बन गया। ठीक है, रेप्लिकेशन बबल खुल गया। अब मेरे को क्या करना है, बस इसकी कॉपी बनानी है ना, इसको देख देख के नई नई कॉपीज बना देनी है। तो कॉपी बनाने के लिए जो एंजाइम आता है दैट इज पॉलीमरेज, और वो डीएनए की कॉपी बना रहा है, इसलिए मैं उसको बोलती हूँ डीएनए। देखो पॉलीमरेज के आगे वो अल्फाबेट लिखोगे जिसको वो रीड कर रहा है। तो पॉलीमरेज इज एन एंजाइम, ये एंजाइम है, और ये किसको रीड करेगा? पेरेंट स्ट्रैंड किससे बना है, डीएनए या आरएनए? डीएनए। तो मैं इसको बोलूंगी डीएनए पॉलीमरेज। और कौन से वाला था ये? 3। बहुत सारे होते हैं, तुम्हें डिटेल में नहीं जाना, तुम्हें याद रखना है 3 वाले ने आना है। डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ आएगा और नया स्ट्रैंड बना देगा, इसको देख के बना सकता है वो। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 के ना अपने नखरे हैं, तो इसके नखरे पूरे करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब देखिए इसके क्या क्या नखरे हैं। यो मैम। So DNA Yo, ma'am. polymerase 3 have to come to polymerize now daughter strand. Polymerize मतलब synthesize करना न्यू चीज को। तो न्यू स्ट्रैंड जो बनेंगे ना उनको हम डॉटर स्ट्रैंड कहेंगे। जैसे न्यू सेल बनाते हैं हम तो डॉटर सेल कहते हैं ना, वैसे डॉटर स्ट्रैंड बोलेंगे। पर डीएनए 3 की कुछ कंडीशंस है। अब कंडीशंस क्या है?
तो देखो दिस इज अ डीएनए पॉलीमरेज 3, हम उसको ऐसे बनाएंगे एक बच्चे की तरह जिसके पास पॉज पॉप वाली निक्कर है। ओके यो मैम। तो देखो अब इसके क्या नखरे हैं। देखो ये बहुत ही एफिशिएंट है, ये बच्चा बहुत एफिशिएंट है, बहुत बढ़िया से जानता है अपना काम, हाईली एफिशिएंट है। प्रूफ रीडिंग भी करता है। प्रूफ रीडिंग मतलब नया स्ट्रैंड बनाने के बाद ना पीछे जाके स्टडी भी करता है कि एडेनिन के साथ थाइमिन ही कनेक्ट हुआ है ना, कुछ और तो नहीं कनेक्ट हो गया, ग्वानिन के साथ साइटोसिन ही बना है, तो प्रूफ रीडिंग भी कर लेता है ये। ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग के प्रोसेस को हम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी कहते हैं, कि अगर मान लो एडेनिन के साथ ग्वानिन अटैच हो गया था तो ग्वानिन को ये रिमूव करके यहाँ पर थाइमिन लगा देगा, इसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहेंगे। ये भी कर सकता है ये तो इसकी क्वालिटीज होगी, तो ये होगी इसकी क्वालिटीज। अब हम जानना चाहते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है इसकी। तो ये ना तभी आता है और कॉपी करता है डीएनए के न्यू स्ट्रैंड को जब इट वर्क्स ओनली ऑन सिंगल स्ट्रैंड, जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो, तो इसको एक एक स्ट्रैंड चाहिए सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 तब काम करेगा जब उसको एक खाली स्ट्रैंड मिलेगा ताकि वो उसको रीड कर पाए। ये बात क्लियर? यो मैम। दूसरा, इसको स्टार्ट करना है ना, जैसे इसको अब हमने स्ट्रैंड तो दे दिया, बबल बना दिया, तो फिर क्या दिक्कत थी इसकी? इसकी दिक्कत ये थी कि स्टार्टिंग से प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। इसको ना कोई स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, इसको चाहिए कि स्टार्टिंग में आप एटलीस्ट 2-3 न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर दो, मतलब 6 to 10 होता है कि आप न्यूक्लियोटाइड को अटैच करके एक छोटा सा स्ट्रैंड बना दो, उसके बाद आके ये लग जाएगा। तो प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेगा ये, उसको बस कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ आई? यो मैम। ठीक है, तो इट्स लाइक आपको किसने बोला खाना बना दो, तो आप कह रहे हो कि आप 1-2 रोटी बना दो, उसके बाद मैं बाकी की रोटी बनाऊंगी। डीएनए पॉलीमरेज 3 का वही हाल है, वो कह रहा है 1-2 रोटी बना दो, उसके बाद मैं बनाऊंगा। ओके यो मैम। मैम प्रूफ रीडिंग बताया आपने। प्रूफ रीडिंग मतलब ये पीछे जाके चेक करता है एडेनिन के साथ थाइमिन ही अटैच हुआ है ना, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन ही अटैच हुआ है ना, और अगर नहीं हुआ तो उसको निकाल के सही नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर देता है, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ओके ओके मैम। समझ आया है ना? यो मैम। चलो ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज 5 याद रखना, कि जो डीएनए पॉलीमरेज की हमने पिक्चर बनाई थी उसके हाथों को तुम देख रहे हो, इस बावले के हाथों में 5 उंगलियां हैं और ये 5 उंगलियों को ऐसे ऊपर करके खड़ा है, इतना याद रहेगा? याद रखने से नीट का एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। चलो फिर पढ़ लेते हैं इसको, कि अगर ऐसी वाली बात है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है इसको कि ये डीएनए के स्ट्रैंड को हमने अलग कर दिया इसके लिए यार, इसलिए हमने खोला भी था, और हम कह रहे हैं कि आके भाई तो सिंथेसिस कर ले, लेकिन सिंथेसिस नहीं कर रहा, तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रैंड बनाने की जरूरत है। अब छोटा सा स्ट्रैंड बनाने के लिए कौन आता है? डीएनए से रिलेटेड कोई एंजाइम नहीं आता, कहते हम इतने वेले नहीं है, तो यहाँ पे मदद करने के लिए आता है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज इज अ एंजाइम, याद है? यो मैम। तो ये आरएनए प्राइमेज को मैं यहाँ ले आती हूँ, इसको हैप्पी से एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, तो आरएनए प्राइमेज आया। अब पॉइंट ये है जो तुमसे बार बार पूछेंगे कि वो कौन सी साइड आया है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब सबसे ज्यादा तुमको ना यही तंग करेगा। ठीक है, तो देखो याद कैसे रखोगे? हाँ क्या हुआ, कुछ का? माइक हो गया था किसी का ऑन। अच्छा ठीक है, मुझे मारने वाली का। कोई बात नहीं। अब देखो क्या करना है, याद रखना है बड़े ध्यान से, और यहीं पे गलती होती है बार बार, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में भी ये बात आएगी ना तो तंग करेगी, तो धीरे धीरे याद करेंगे। तो इसको ऐसे करो कि जो पेरेंट स्ट्रैंड है, या बना रही हूँ तुम भी बना लो, बेहतर रहेगा साथ साथ में। 2 स्ट्रैंड है पेरेंट स्ट्रैंड, एक है हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ऊपर नीचे कहीं भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, इनको देख के कॉपी बननी है। ठीक है, तो पेरेंट स्ट्रैंड को देखकर कॉपी बननी है। तो जब आप किसी चीज को देखकर पढ़ते हो तो हम उसको क्या कहते हैं, कि हम उस स्ट्रैंड को रीड करते हैं ना। जैसे कॉपी है, मैं अपनी कॉपी को देख रही हूँ, ठीक है, और मैं इसको पढ़ रही हूँ, तो मैं अपनी कॉपी को रीड कर रही हूँ, राइट? रीड कर रही हूँ ना। फिर जो नई नॉलेज मेरे दिमाग में आई वो मैंने नई से सिंथेसाइज करी ना, मैंने कॉपी से पढ़ा, फिर मैंने नई चीजें सोची, तो मेरे दिमाग में सिंथेसिस हुई, वो मैंने खुद पे करी। तो जो मैंने पढ़ा दैट वाज माय नोटबुक। सिमिलरली जो भी एंजाइम आएगा और पेरेंट स्ट्रैंड की मदद से न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, तो मैं कहूंगी कि पेरेंट स्ट्रैंड को क्या करके बनाएगा, वो पेरेंट स्ट्रैंड को रीड करेगा वो। ये बात समझ आई?
तो ये पेरेंट स्ट्रैंड होता है हमारा रीडिंग स्ट्रैंड, रीडिंग पढ़ने वाला। और जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस स्ट्रैंड। ठीक है, पेरेंट स्ट्रैंड ये होगा। ये बात क्लियर हुई पेरेंट स्ट्रैंड का मतलब क्या है? ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर आगे लगेगा। ये जो एंजाइम है आरएनए प्राइमेस, जिसने छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाना है, ये आरएनए प्राइमेस आके लगेगा 5 प्राइम एंड या 3 प्राइम एंड पे। तो ये हमेशा पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे आता है। एक सेकंड में पीछे देख लो, उन्होंने स्ट्रैंड यहाँ से बनाया ना, तो मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर देती हूँ, नहीं तो मैं बार बार इधर उधर करूंगी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्या कर देती हूँ 3 प्राइम से, तो वो हमेशा पेरेंट स्ट्रैंड को 3 प्राइम एंड पे ही रीड कर सकता है। यानी कि आरएनए प्राइमेस कहाँ आके लगेगा? 3 प्राइम एंड हाँ, 3 प्राइम एंड ऑफ पेरेंट, तो वो यहाँ आके लग गया। क्लियर? और वो दोनों स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे आता है, यानी यहाँ पे आएगा। और ये क्या करता है, ये छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड बना देता है, 6-10 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा स्ट्रैंड बनाता है, लेकिन आरएनए स्ट्रैंड बनाता है। अगर आरएनए स्ट्रैंड बना रहा है इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड में कहाँ चेंज होगा? 3 स्ट्रैंड और 3 स्ट्रैंड पे। ओके, अगर मैं बोलूं, इसको ध्यान से देखना एक बार, अगर मैं बोलूं यहाँ पर था एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, और मैं बोल रही हूँ आरएनए प्राइमेज ने एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बना दिया। आरएनए प्राइमर इज नथिंग बट आरएनए का छोटा सा स्ट्रैंड। तो ये जो आरएनए प्राइमर, ये जो छोटा सा स्ट्रैंड है, इसमें एडेनिन के ऑपोजिट क्या लगेगा? यूरेसिल। यूरेसिल। यूरेसिल, क्योंकि ये आरएनए है, इसमें थाइमिन नहीं होता। समझ आई बात? बस तुम्हें यही समझ। ठीक है, तो ये छोटा जो स्ट्रैंड है ना आरएनए का, इसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। ओके, समझ में आया? पेरेंट स्ट्रैंड को देखकर नया स्ट्रैंड बन रहा है, तो ये नया वाला स्ट्रैंड मैं कह सकती हूँ ना डॉटर स्ट्रैंड होने वाला है। तो डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर भी है तो डीएनए का स्ट्रैंड ना, तो अगर एक साइड पे 3 प्राइम एम लिखा है, पेरेंट स्ट्रैंड पे या 3 प्राइम एंड लिखा है, तो मुझे बताओ डॉटर स्ट्रैंड पे मैं क्या लिखूं इस साइड, 3 प्राइम या 5 प्राइम? 5 प्राइम। 5 प्राइम। क्यों? क्योंकि हमेशा दो स्ट्रैंड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली नीचे स्ट्रैंड भी बना ले। ओके, और ये तुम दिखा दो कि इस तरफ जा रहा है, ग्रो कर रहा है। क्लियर है ना सबको? यो मैम। अब मुझे बताओ नीचे वाले स्ट्रैंड में मैं यहाँ क्या लिखूं, 3 प्राइम या 5 प्राइम? 5 प्राइम। 3 प्राइम। बेटा 5 प्राइम, नीचे वाले को देख के बना रहा है ना वो, तो नीचे वाले में 3 है तो यहाँ 5 लगेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो नया स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन से सिंथेसाइज होता है? 3 अब ये लाइन ध्यान से सुनना। चलो छोड़ो, प्राइमर आ गया। अब प्राइमर ने इतना स्ट्रैंड बना दिया ना, अब इसके ऊपर कौन आके लग जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज 3, और वो आगे की स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। ओके, यो मैम। अब इस बात को जरा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आज नहीं पूरा कंप्लीट होता दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, पर इसको अच्छे से करेंगे। तो देखो, ये था मेरा पेरेंट स्ट्रैंड, मैं खोल के बना रही हूँ, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तुमने ही आंसर करना है, मैंने नहीं करना। ये है मेरा पेरेंट स्ट्रैंड। तो पेरेंट स्ट्रैंड को जो रीडिंग करता है डीएनए पॉलीमरेज, वो कौन से एंड से कौन से एंड पे करता है? कहाँ से वो रीड करना स्टार्ट करता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ रीडिंग होती है। तो अगर मैं बोलूँ रीड पेरेंट स्ट्रैंड, डीएनए पॉलीमरेज रीड करेगा पेरेंट स्ट्रैंड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट? इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जाएगा। एरो समझ आया? हाँ? किसी ने कुछ बोला? डाउट है किसी को? नो मैम। नहीं, ठीक है। दूसरी लाइन सुनो, जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है, ये तो न्यू स्ट्रैंड है ना बेटा। न्यू स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है? अपने लिए। न्यू स्ट्रैंड अपनी बात कर रहा है, रीडिंग की बात नहीं कर रहा है। वो रीड 3 प्राइम टू 5 प्राइम कर रहा है, लेकिन वो खुद कौन सी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो वो 3 प्राइम की तरफ जा रहा है ना। तो सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन में होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ये बात समझ आई? यो मैम। ये कांस्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार आते हैं। मैम एक्सप्लेन करना एक बार।
अगर कॉपी है तेरे पास, यो मैम। तो जो कॉपी खोल के पढ़ रही है तो कैसे पढ़ेगी? यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ, इसी डायरेक्शन में पढ़ रही है ना, उल्टा तो नहीं पढ़ रही। यो मैम। लेफ्ट टू राइट पढ़ रही है मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा है। यो मैम। तो जब तुम कॉपी को पढ़ रहे हो तो मैं बोलूंगी कि कॉपी इज नथिंग बस पेरेंट स्टैंड। देखो तुम्हारी कॉपी है तुम्हारा पेरेंट स्टैंड, तो कॉपी को तुम कैसे पढ़ रहे हो? लेफ्ट टू राइट। यस हाँ मैम। लेफ्ट टू राइट। तो पेरेंट स्टैंड को तुम कैसे पढ़ते हो? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, यो रीड ऐसे मैम। करते हो। लेकिन तो तुम जो भी नई नॉलेज बना रहे हो वो जरूरी थोड़ी लेफ्ट टू राइट बना रहे हो, वो तो तुम्हारे ब्रेन में दोनों तरफ चल रही है ना। सिमिलरली जब नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, न्यू स्ट्रैंड की जब सिंथेसिस होती है, तो जब भी न्यू स्ट्रैंड मैं बोलूंगी वो कौन सी डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये बात यहाँ देख, देख पेरेंट स्ट्रैंड को कहाँ रीड कर रहा है वो? 3 प्राइम से 5 प्राइम। लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है उसकी पोलैरिटी उल्टी होगी ना, तो नया स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है? नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐड हो रहे हैं 3 प्राइम की तरफ, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम नया स्ट्रैंड बनता है। बात समझ आई? यो मैम। Yo-yo. ठीक है, अभी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी छोड़ो, इसको इग्नोर करो। ये दोनों पॉइंट क्लियर? Yo-yo, ma'am. चलो, सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमेस। देखो डीएनए को देखकर रीड कर रहा था ना, तो डीएनए पे डिपेंडेंट था कौन? आरएनए प्राइमेस एंजाइम, है ना। आरएनए प्राइमेस एंजाइम आता है, वो अपने आप को अटैच करता है कौन से एंड पे? 3 Parent. पेरेंट स्ट्रैंड, यस, और वहां पे वो सिंथेसाइज करता है छोटा सा स्ट्रैंड। तो एडेनिन के ऑपोजिट क्या लिखूं? Uracil. जेल के, थाइमिन के, थाइमिन के एडेनिन। ग्वानिन के, और साइटोसिन के। राइट, वेरी गुड। अभी जो न्यू स्ट्रैंड जा रहा है ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर है ना ये सबको? Yo-yo, बहुत बढ़िया, Yo-yo, ma'am. ठीक है। तो जैसे ये छोटा सा प्राइमर बन गया, तो देखो ये छोटा सा प्राइमर बन गया, यहाँ पे येलो कलर से दिख रहा है आपको। यो मैम। जैसे छोटा सा प्राइमर बन गया, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है। तो यहाँ पर ये एंजाइम बनाया ना जो इन्होंने, ये दिस इज ए डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज आया और उसने सिंथेसिस स्टार्ट कर दी, और वो उसी डायरेक्शन में उसे मूव कराने लग गया। क्लियर? Yo-yo, ma'am. अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज फॉर्म्ड। वो जो छोटी सी आरएनए सीक्वेंस बनी थी उसको मैंने प्राइमर सीक्वेंस बोला था। प्राइमर सीक्वेंस के पास यूरेसिल होगा थाइमिन की जगह, ये नोट था। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और अपने आप को अटैच कर देगा प्राइमर पे, और स्टार्ट करेगा सिंथेसिस या फिर पॉलीमराइजेशन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। सही बात है ना, नया स्ट्रैंड 5 से 3 प्राइम एंड की तरफ बन रहा है, राइट। तो जब भी वर्ड सिंथेसिस आएगा तुमको याद कैसे रखना है? देखो क्वेश्चन में यही दिक्कत है ना, याद कैसे करना है। तो बेटा जब भी मैं सिंथेसिस बोलूंगी ना, तो तेरे दिमाग में 5 प्राइम टू 3 प्राइम आना चाहिए। और जब भी मैं बोलूंगी पेरेंट स्ट्रैंड या फिर मैं वर्ड यूज करूंगी रीडिंग, तो ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट, तब वो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, यही स्टेटमेंट एक और तरीके से आ सकती है। देखो डीएनए पॉलीमरेज विल कम एंड अटैच टू द प्राइमर एंड स्टार्ट रीडिंग द पेरेंट स्ट्रैंड। अगर वो पेरेंट स्ट्रैंड को रीड कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसी स्टेटमेंट में 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है और 1000 बार गलत होता है, तो इस ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Yo-yo, ma'am. चलो, कोई डाउट है? नो मैम। देख बेटा, अगर मैं देखो ऐसे दिखाऊंगी ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं एनसीईआरटी में, आप देखोगे ये ना इस स्ट्रक्चर को, रेप्लिकेशन बबल को ऐसे काट देते हैं आर्टिफिशियली। तो अब मैं तुम्हें हाफ दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हाफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो हाफ जो रीजन दिख रहा है इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉक। तो आपके एनसीईआरटी में पिक्चर भी ऐसी दी हुई है, दिखा आप लोगों को? ऐसे दी होगी पिक्चर, ऐसे बना होगा रेप्लिकेशन फॉक, दिख रहा है? Yo-yo, ma'am. तो वे यही पिक्चर है, आपको दूसरे एंगल में दिखाई गई है। क्लियर? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो डीएनए तो इतना बड़ा था ना, सॉरी, अब डीएनए तो इतना बड़ा था और कॉइल था। एक जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई, हम मान गए ये एक जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई, लेकिन डीएनए को तो पूरा कॉपी होना है ना, यानी कि ये रेप्लिकेशन बबल मूव करता होगा ना, बाकी के स्ट्रैंड को भी तो कॉपी करता होगा।
तो अगर रेप्लिकेशन यहाँ स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो इसको बाकी का डीएनए भी कॉपी करना है, तो ये रेप्लिकेशन बबल पूरा पूरा मूव करता जाएगा एक डायरेक्शन में और डीएनए को सेपरेट करता जाएगा। तो जैसे 2 डीएनए के स्ट्रैंड स्टार्ट है ना, तो जहां पर ये इसको सेपरेट करेगा पीछे वाले रीजन में उसको कॉइल कर देगा। ये बात समझ आई? यो मैम। तो देख, कहने का सिंपली मीनिंग ये है कि अगर डीएनए ऐसा था ना, ये ऐसा तो नहीं था, लेट्स से बनाती हूँ, अगर डीएनए कुछ इस तरीके से था तो रेप्लिकेशन बबल ने उसको खोला, मान गए हम लोग, खोला, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उसको पूरे डीएनए की कॉपी करनी है ना डीएनए रेप्लिकेशन में, तो ये इतने स्ट्रैंड की कॉपी तो बन गई। अब रेप्लिकेशन बबल मूव करता है, तो जहां पे कॉपी बन गई है ना, वो वाला रीजन जो है वो अपने आप कॉइल्ड हो जाता है, वहां से सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हट जाएंगे, हेलिकेस हट जाएगा, वो बाइंड हो जाएगा और अब ये रेप्लिकेशन बबल आगे वाले रीजन में बन जाएगा। क्लियर? और अब ये आगे वाले रीजन में पहुंच जाएगी कॉपी। ओके, तो इस तरीके से न्यू स्ट्रैंड बनते चले जाएंगे। ये बात क्लियर है सबको? यो मैम। अब मूवमेंट में ना एक दिक्कत है, देखो अब मूवमेंट में क्या दिक्कत है कि एक तरफ हमारे पास था पेरेंट स्ट्रैंड का, ये मैं कॉइल्ड बना रही हूँ और मैं रेप्लिकेशन फॉर्क बना रही हूँ, ठीक है। तो एक तरफ मेरे को पेरेंट स्ट्रैंड का बहुत अच्छे से मिल रहा है, तुम मुझे खुद बताना तुम्हें क्या समझ में आता है इससे, कि डीएनए इस साइड भी सारा कॉइल्ड है, इस साइड भी, हम बस उसको दिखा नहीं रहे हैं अभी, सिंपल बना रहे हैं पिक्चर, ठीक है। बेटा एक तरफ है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक तरफ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए पॉलीमरेज कहाँ लगाऊं? 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस तरफ लगाऊं, यानी कि जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट, मान रहे हो? बेटा थोड़ी देर में देखना क्या होगा, ध्यान से देखना सारे। एक नया स्ट्रैंड बन गया डॉटर स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में, और एक डॉटर स्ट्रैंड बन गया इस डायरेक्शन में। क्लियर? प्रॉब्लम ये है कि जो डीएनए जब इतना वो सिंथेसाइज हो गया, रेप्लिकेट हो गया, तो अब डीएनए कहता है मैंने खुलना है, ठीक है, तो डीएनए अब खुलेगा। अब डीएनए खुल गया इस डायरेक्शन में, लेट्स से इस डायरेक्शन में खुल गया। अब मुझे बताओ, एक का स्ट्रैंड है नाम ए, एक स्ट्रैंड का नाम है बी, तो मुझे बताओ कि जो बी स्ट्रैंड है वो खुद को सिंथेसाइज कर सकता है इस डायरेक्शन में? यहाँ पे डीएनए ओपन हो रहा है नॉर्मली इस डायरेक्ट लेफ्ट साइड में, मैं लेफ्ट एंड राइट कर देती हूँ, इस डायरेक्शन में क्या है, ये लेफ्ट है ये राइट है। मुझे देख के बताओ, अगर लेफ्ट साइड को डीएनए अनकॉइल हो रहा है तो ए और बी में से कौन सा स्ट्रैंड है जिसकी सिंथेसिस कॉन्टिन्यूस रहेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी? हाँ, क्योंकि प्राइमर बना हुआ है, पॉलीमरेज इसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, उसको क्या दिक्कत होगी, चलता चला जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी ए के साथ, एक का प्राइमर तो यही लगा था और उसकी सिंथेसिस यहाँ हो गई। अब पॉलीमरेज पीछे आके सिंथेसाइज तो कर नहीं सकता, अब ये तो फंस गया। तो इसके केस में क्या होगा, दोबारा से कौन आएगा, कौन आता है सिंथेसिस के लिए सबसे पहले? बिल्कुल सही, प्राइमेज आया, फिर उसने प्राइमर लगाया, फिर उसने दोबारा से आरएनए पॉलीमरेज लगाया और फिर से सिंथेसिस करी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में गैप रह जाता है छोटा छोटा। तो आप देख सकते हो एक साइड पे जो डीएनए सिंथेसिस है न्यू स्ट्रैंड की वो कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, राइट? ये बात क्लियर? गैप है ना, जिन साइंटिस्ट ने पहली बार एक गैप देखे थे उनका नाम था ओकाजाकी, इसलिए हम उन साइंटिस्ट को इन गैप्स को हम बुलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है जिनके बीच में गैप्स होता है। ओके, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था। क्लियर ये बात? तो कौन से स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट दिखते हैं, कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस? नीट ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। क्लियर है ना सबको इतना? पढ़ेंगे अभी, बात हम पढ़ेंगे कि देखो, मैं ये जो डीएनए का स्ट्रैंड था इसको खोलने के लिए डीएनए हेलिकेस फिर आया और उसने डीएनए को एक डायरेक्शन में खोल दिया। ठीक है, एक स्ट्रैंड हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस वाला स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड हमारा हो गया डिसकॉन्टिन्यूस वाला स्ट्रैंड।
ठीक है। जो डिसकंटिन्यूअस वाला स्ट्रैंड है उसी को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वो लीड कर रहा है ना, वो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। वोकैबुलरी याद रखना, क्वेश्चन बनता है। जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसके ऊपर आपको कौन से फ्रेगमेंट मिलते हैं? ओकाजाकी ठीक है, क्लियर इतना? यो मैम। अब और कुछ नहीं है। अब देखो न्यू स्ट्रैंड बन गए, ये पूरे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गए, क्लियर है ना सबको? सारे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गए। अब न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया, उसमें ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं आरएनएस, हमें आरएनए की सीक्वेंस की जरूरत तो नहीं है ना? डीएनए, नए डीएनए में आरएनए की सीक्वेंस की जरूरत है आपको? यूरेसिल चाहिए? नहीं ना? तो जब ये सिंथेसिस हो जाती है उसके बाद एक एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, को पॉल भी लिखते हैं, पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए प्राइमर को हटा देता है और उसकी जगह क्या लगा देता है? बेसिकली थाइमिन लगा देगा। जहां जहां पे यूरेसिल है वहां वहां थाइमिन ऐड कर देगा। ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब क्या दिक्कत बची है? कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत बची है न्यू स्ट्रैंड्स में? मैम डिसकंटिन्यूअस में क्या दिक्कत है उसमें? मैम जो उस पे थाइमिन वगैरह लगेंगे वो चेंज होंगे। हाँ वो भी चेंज होगी, इसके भी चेंज होगी, यहाँ भी थाइमिन लग गई। अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत रहती है? इसमें स्पेस हाँ, ये खाली स्पेस भरनी है, तो खाली स्पेस को भरने के लिए कौन आता है? ग्लू। और ग्लू का नाम क्या है? लाइकेस। लाइगेज। तो लाइगेज आएगा और न्यू न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐड कर देगा। ठीक है, और अब ये चेन कॉन्टिन्यूस हो गई योयो मैम है ना? अगर अब मैं इस सारे को व्हाइट से बना दूं तो फर्क थोड़ी पता चलेगा, है ना? तो न्यू स्ट्रैंड बन गए मैम एंड दिस इज हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड। क्लियर? अब देखो एक चीज इसमें जो, अब तुम्हें इसमें एक चीज समझनी है कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुई तो ये मेरा पेरेंट स्ट्रैंड है और ये मेरा न्यू स्ट्रैंड है। ये मेरा पेरेंट स्ट्रैंड है रेड वाला, और नीचे वाला फिर ये मेरा न्यू स्ट्रैंड है। ऐसे ही बना ना ये? अब देखो क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, कि जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है ना वो अपने न्यू वाले स्ट्रैंड के साथ कॉइल कर जाता है, क्योंकि दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है ना। तो ये दोनों आपस में कॉइल कर जाएंगे और नीचे वाले आपस में कॉइल कर जाएंगे, और ऐसे एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे। ये बात क्लियर हुई? तो ये जो बेटा न्यू डीएनए मेरे पास आया, न्यू डीएनए में एक पेरेंट स्ट्रैंड था और एक न्यू वाला था, एक पेरेंट स्ट्रैंड था और एक न्यू वाला था। तो अगर हम कहते हैं ना कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है पुरानी सोच, ऐसे कहते हैं ना कंजर्वेटिव सोच है, सुना है वर्ड? योयो मैम लेकिन न्यू वाले डीएनए में एक स्ट्रैंड कंजर्वेटिव है पुरानी सोच वाला और एक नया भी तो है ना। योयो मैम तो इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यू डीएनए सिंथेसाइज हुए हैं वो कंजर्वेटिव नहीं होते, वो होते हैं सेमी कंजर्वेटिव। मतलब एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है। समझ आया? यो मैम। ठीक है, क्लियर सबको? यो मैम। अब इसकी थ्योरी देखो। यो मैम। कल मैं वैसे थ्योरी फिर पढ़ाऊंगी, पर इसको अगर मैं नॉर्मली करूं तो इसका क्या कहने का मतलब है, इसको कर लेते हैं। देखो वन स्ट्रैंड which run 5 prime to 3 prime towards the replication fork। तो replication fork की तरफ जो जा रहा था ना, जो replication fork को खोल रहा था, that was 5 prime to 3 prime वाला। इस वाले स्ट्रैंड को हम continuous बोलते हैं। चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ो। तुम्हें प्रोसेस समझ आया ना पूरा? योयो मैम तो तुम्हारा होमवर्क है कि ये सारी प्रेजेंटेशन को एक बार रीड करके आना। ठीक है, इसमें ना बीच में एक जगह पे ये देखो, यहाँ पे लिखा है डू नॉट राइट इन दिस स्कूल एग्जाम। तो यहाँ पे ना हिंदी में लिखा है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार इसको कल रीड करके आना, उसके बाद एक बार मैं तुमसे पूछूंगी तुम्हें क्या समझ आए, फिर दोबारा से साथ में रीड करेंगे। ओके? योयो मैम यहाँ पर पूरा प्रोसेस ग्राफ के फॉर्म में भी दिया है, अपने नोट्स लिख कर लाना। याद रखना डायग्राम के नीचे पिक्चर बनानी है। ऑलराइट? योयो मैम क्वेश्चन तो हम आज नहीं कर पाए क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा था, बट कल ना इसका